आद्रिका और जूलिया अजय के जाने के बाद अपना फोन लेकर अर्नव को फोन लगाती है, लेकिन अर्नव फोन नहीं उठाता। उसे लगा कि वो उठा नहीं होगा तो उसने दोबारा नहीं किया। आद्रिका फौरन नहाने चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में जूलिया किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में देवराज की बातें ही घूम रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उस आद्रिका को उनके दिल में जगह नहीं लेने दूंगी। वो सिर्फ मेरे पिता हैं। इतना बोल वो उठी और नीचे चली गई। नीचे आकर वो सीधा किचन में गई। उसे किचन में देख नौकरों ने सर झुका लिया। धीरज ने कहा, छोटी राजकुमारी साहिब, आप यहाँ? अगर कोई काम है तो मुझे बुला लिया होता। जूलिया ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे ये पूछना था कि राजा साहिब को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? धीरज ने कहा, जी, सूजी का हलवा। जूलिया ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मुझे उसका सारा सामान यहाँ काउंटर पर चाहिए 15 मिनट में, और उसके बाद सब बाहर जाएं। धीरज ने कहा, लेकिन राजकुमारी जी। तभी उसकी नजरें जूलिया की नजरों से टकराई, जो कि उसे ही घूर रही थी। तो उसने नजरें झुकाकर बाकी नौकरों को सामान काउंटर पर रखने का इशारा किया। जूलिया ने फिर फोन लिया और यूट्यूब पर हलवा बनाने का वीडियो देखने लगी। जब सारा सामान काउंटर पर आ गया तो वो हलवा बनाने में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ आद्रिका बालकनी में बैठी नीचे गार्डन देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि अर्नव है। ये देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने झट से फोन उठा लिया। अर्नव, सॉरी अरु, मैं पहले फोन नहीं उठा पाया, फोन साइलेंट पर था। आद्रिका, कोई बात नहीं, कैसे हो तुम? और सिया कैसी है? अर्नव, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सिया तो बहुत रोई। आद्रिका घबरा कर, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अर्नव मुस्कुराते हुए, उसे उसके एंजल के जाने का दुख था कि उसे बिना मिले चली गई। बात करोगी उससे? आद्रिका, हाँ, करवाओ। अर्नव फिर फोन अपने सामने दूध पीती सिया को पकड़ाते हुए बोला, आपकी एंजल। ये सुनते ही सिया दूध को छोड़ फोन को पकड़ लेती है और कान से लगा लेती है। सिया बोली, हेलो एंजल, आप बिना मुझे बताए और मिले चले गए। मेरी बैग, आपको पता है मैं आपसे कितनी नाराज हूँ। आप बहुत बुरे हो। ऐसे कुछ ज्यादा है? अब आप बताओ मैं किसके साथ खेलूंगी? आद्रिका ने हंसते हुए कहा, सॉरी मेरा बच्चा, आप फिक्र ना करो, मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगी, फिर हम दोनों बहुत सारा खेलेंगे। सॉरी, माफ कर दो अपनी एंजल को। सिया, ठीक है, माफ किया। फिर थोड़ी देर बात करके सिया फोन अर्नव को पकड़ा देती है। अर्नव फोन लेकर खिड़की के पास चला जाता है और फिर बात शुरू करता है। अर्नव, कैसे हो? आद्रिका, तुम्हारे बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अर्नव झट से, तो वापस आ जाओ। आद्रिका हंसते हुए, वापस आ जाओ? वाह, अगर इतना ही आसान होता तो मैं आती ही नहीं। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, जब से आई हूँ सब कुछ बहुत अजीब सा है। इतना बोल आद्रिका उसे सब बताती है। जूलिया के बारे में सुनकर अर्नव को गुस्सा आया। अर्नव, आरू, जूलिया से तुम दूर रहना, मैं नहीं चाहता वो फिर तुम्हें चोट पहुंचाए। आद्रिका, ठीक है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई जहाँ पर देवराज अभी अभी आया था। देवराज को देख आद्रिका जल्दी से बोलती है, अनु, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। अर्नव ने कहा, ओके, टेक केयर, लव यू। आद्रिका बिना कुछ बोले फोन काट देती है। आद्रिका देवराज से हड़बड़ा कर बोली, आप यहाँ? तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अर्नव का है। उसने काट दिया और अपनी नजरें देवराज पर अटका दी, लेकिन फिर फोन बज उठा। अर्नव का ही था। उसने काट दिया, फिर से बजा। अब आद्रिका को खींच चढ़ रही थी। उसने फिर से काट दिया। ये सब देवराज ध्यान से देख रहा था। एक बार फिर से बजा तो देवराज ने कहा, उठा लीजिए, कोई बेसब्र है आपसे बात करने को। आद्रिका ने देवराज को झूठी मुस्कान दी और बालकनी में जाकर कॉल उठा लिया। आद्रिका ने खींच कर कहा, क्या हुआ अनु? अर्नव ने मुंह बनाकर कहा, तुमने मेरी लव यू का जवाब नहीं दिया और अब ऊपर से फोन काटे जा रही थी। आद्रिका ने सर पीट लिया। ये सुनकर आद्रिका ने कहा, तुम सिया को कैसे संभालते हो जबकि खुद एक बच्चे हो? लव यू टू, अब बाय। इतना बोल उसने फोन काट दिया और जैसे ही कमरे में जाने लगी फोन फिर से बज उठा। उसने खींच कर उठाया और कहा, अब क्या है? अर्नव ने मासूमियत से भरी आवाज में कहा, ये तो बताती जाओ, नेक्स्ट फोन कब करोगी? आद्रिका ने खींच कर कहा, जब फ्री हो जाऊंगी। अब अगर फोन किया ना तो बात नहीं करूंगी। इतना बोल उसने फोन काट दिया। वो शांत हुई और फिर कमरे में आ गई। कमरे में देवराज बेड के खाली जगह पर एक टेबल लगवा रहा था नौकरों से। ये देख वो बोली, ये सब? देवराज उसकी तरफ घूमे और बोले, आपकी परीक्षाएं चल रही थी ना शिमला में, और आप यहाँ आ गई, तो अब आप यहीं से अपनी परीक्षाएं देंगी, यहाँ की ब्रांच से। आपके कॉलेज वालों से हमने बात कर ली है। आपकी अगली परीक्षा परसों है, तो अब आप उस परीक्षा की तैयारी करिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ आने के बाद आपका 1 साल बर्बाद हो जाए। ये सुन आद्रिका बोली, लेकिन माँ, देवराज ने उसे टोकते हुए कहा, आपकी माँ से हमने बात कर ली है, आप बेफिक्र होकर परीक्षा दीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो बता दीजिएगा। आद्रिका बोली, लेकिन मेरी बुक्स तो शिमला में है। देवराज ने कहा, किताबों की फिक्र ना करें, वो हमने मंगवा ली है। आद्रिका ने सिर हिला दिया। देवराज जाने लगा, लेकिन फिर रुक कर बोला, हमारी एक बात मानेंगी? आद्रिका ने कहा, क्या? देवराज ने कहा, हमें सूजी का हलवा बहुत पसंद है और हम आपके हाथ का खाना चाहते हैं, बना देंगी? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आपकी और हमारी पसंद कितनी मिलती है। मुझे भी सूजी का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के हाथ का। देवराज ने धीमी आवाज में कहा, हमें भी। आद्रिका सुन नहीं पाई, लेकिन उसे इतना पता लग गया कि देवराज ने कुछ कहा है, तो उसने पूछा, कुछ कहा क्या आपने? देवराज ने हड़बड़ाहट में कहा, हाँ, वो यही कह रहे थे कि आप बना देंगी। आद्रिका ने कहा, जी बिल्कुल। देवराज मुस्कुराते हुए चला गया। आद्रिका कुछ देर बाद किचन में चली गई, जहाँ से जूलिया जा चुकी थी। उसका बनाया हलवा किचन में एक तरफ रखा हुआ था, लेकिन वो आद्रिका ने नहीं देखा। वहाँ नौकर काम कर रहे थे। उसे देख धीरज ने कहा, बड़ी राजकुमारी साहिब, आप यहाँ? आद्रिका इधर उधर देखने लगी और फिर धीरज से कहा, आपने हमें बुलाया?
धीरज ने हाँ में सर हिलाया तो आद्रिका ने सर झटक कर कहा, हाँ वो सूजी का हलवा बनाना है तो सारा सामान काउंटर पर चाहिए। ये सुनकर धीरज ने कुछ कहना चाहा, तभी उसे देवराज की बात याद आ गई कि उसे आद्रिका का कहा मानना है। बिना कुछ कहे तो उसने सभी नौकरों को इशारा किया। कुछ देर में सामान काउंटर पर था। वो हलवा बनाने लगी। जब धीरज ने उसके हलवा बनाने का तरीका देखा तो मुस्कुरा दी। वो मन ही मन बोला, जैसे सालों पहले रानी साहिब बनाया करती थी, बिल्कुल वैसा ही तरीका है राजकुमारी साहिबा का। थोड़ी देर बाद वो हलवा लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे धीरज ने बताया था कि ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। जूलिया भी अपना हलवा लेकर वहीं चली आई। दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा और नजरें फेर ली। कुछ देर में वहां देवराज और काव्या आ गए। देवराज ने जब आद्रिका को देखा तो मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में जयश्री भी आ गई। जयश्री को देख वो सीधा देवराज की कुर्सी के साथ वाकई कुर्सी पर बैठ गई और उसने दूसरी तरफ बैठने को जूलिया को इशारा किया तो वो भी आकर बैठ गई। जयश्री बिना कुछ कहे देवराज के सामने वाली हेड कुर्सी के बगल में बैठ गई। अब हालत ये थी कि देवराज हेड कुर्सी पर बैठा था। उसकी दाईं तरफ जयश्री थी और बाईं तरफ जूलिया, और दूसरी हेड कुर्सी की दाईं तरफ जयश्री बैठी थी। आद्रिका भी खड़ी ही थी तो देवराज ने कहा, आद्रिका दीजिए अपना सूजी का हलवा। आद्रिका जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी, देवराज के बगल में बैठी जूलिया ने उसकी प्लेट में अपना हलवा परोसते हुए कहा, अरे डैड आप मेरा बनाया हुआ हलवा खाइए, आप सब भूल जाएंगे। ये देख काव्या के होठों पर विजयी मुस्कान थी और आद्रिका के कदम रुक गए। जयश्री ने एक नजर देवराज पर डाली और अपना खाना परोसने लग गई। देवराज ने एक नजर जूलिया के बनाए हुए हलवे पर डाली, जो कि दिखने में ठीक ठाक लग रहा था। उसने चम्मच लिया और जैसे ही हलवा उसके मुंह में गया वो खांसने लगा। ये देख जयश्री जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी और देवराज की तरफ दौड़ी। आद्रिका भी दौड़ी। जयश्री उसकी पीठ सहलाने लगी और आद्रिका ने उसे पानी पिलाया। वहीं दोनों माँ बेटी काव्या और जूलिया बस देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद देवराज की स्थिति सही हुई तो उसने जूलिया से कहा, आपने क्या चखा था? उसने ना में सर हिला दिया। जयश्री ने उसका हलवा चखा तो झट से पानी पिया और कहा, कभी खाया भी है? फिर से जूलिया ने ना में सर हिला दिया। जयश्री ने कहा, तो आपको बता दिया जाए कि सूजी का हलवा मीठा होता है, ना कि नमकीन, और ये नमकीन है। ये सुनकर जूलिया ने सिर झुका लिया और काव्या ने अपना सर पीट लिया। असल में जब जूलिया हलवा बना रही थी तो वहाँ नमक के डब्बे के साथ चीनी का डब्बा भी पड़ा था। उसका ध्यान यूट्यूब पर चल रही वीडियो पर था तो उसने बिना देखे नमक का डब्बा लेकर नमक डाल दिया और चखा भी नहीं। देवराज ने आद्रिका से कहा, आद्रिका आप अपना हलवा खिलाइए। आद्रिका ने जूलिया के हलवे वाली प्लेट को साइड किया और दूसरी प्लेट में हलवा डाल दिया। जैसे ही देवराज खाने लगा, जयश्री ने उसका चम्मच पकड़ लिया और कहा, एक मिनट देखने दीजिए, कहीं इसने भी वही गलती तो ना कर दी हो या फिर मीठा ज्यादा ना हो, फालतू में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। देवराज बस मुस्कुरा दिए। जयश्री ने खाया और कहा, खाइए। देवराज ने जयश्री का झूठा चम्मच ही ले लिया और उससे खाने लगा। जैसे ही हलवा मुंह में गया वो बस मुस्कुरा दिए। उसकी आंखों में नमी आ गई। ये देख आद्रिका ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? देवराज ने कहा, बिल्कुल वैसा बना है जैसे सालों पहले खाया करता था। थैंक यू बेटा बनाने के लिए। आद्रिका बस मुस्कुरा दी। फिर देवराज ने जूलिया से कहा, आपने भी कोशिश की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आगे से चख जरूर लीजिएगा और देखकर डालिएगा। जूलिया ने बस सिर हिला दिया। नाश्ता करके सब कमरे में चले जाते हैं। आद्रिका के पास उसकी किताबें आ जाती हैं तो वो पढ़ने बैठ जाती है। वहीं अब पैलेस में आद्रिका और जूलिया के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। देवराज स्टडी में बैठा अपनी और जयश्री की शादी की तस्वीरें देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में नमी। तभी वहां से जयश्री गुजरती है। जब वो स्टडी में देवराज को देखती है तो कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ जाती है। देवराज की पीठ उसकी तरफ थी तो वो देख नहीं पाया। जयश्री खामोश कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। जब उसने पीछे से ही देवराज के हाथों में शादी की तस्वीरें देखी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जब देवराज को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ तो उसने अपने चेहरे को घुमाया। सामने जयश्री को देख वो झट से खड़ा हुआ। जयश्री उसके ऐसे पलटने से सब पका गई। वो जैसे ही जाने लगी, देवराज ने उसकी बाह खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपनी बाहें कस दी। पहले तो जयश्री उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन फिर वो भी पिघल गई। उसने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिए। ये महसूस करते ही देवराज ने बाहें और ज्यादा कस दी। अब जयश्री के आंसू निकल रहे थे उसकी आंखों से। ये आंसू सालों की दूरी, सालों की नाराजगी थे। उसने जो सब कहा, जो सब सहा इतने सालों में, वो सब दर्द, गुस्सा और नाराजगी आज आंसुओं के जरिए निकल रहा था। देवराज ने भी उसे शांत नहीं किया। उसने उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। इतने सालों में जयश्री कभी भी नहीं रोई, लेकिन आज देवराज की बाहों ने उसे कमजोर कर दिया। बीते कल की यादें उभर आई आज। जयश्री का रोना बढ़ता ही जा रहा था और देवराज की भी बाहें जयश्री पर कसती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वहीं बाहर खड़ी आद्रिका ये सब देखकर असमंजस में थी। अपनी माँ को किसी और की बाहों में देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों से आवाज टकराई, बासारू औरत, मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है तुम्हारी माँ। तुम्हें तो यही सब बताया होगा ना कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे। अरे जब बाप ही नहीं है तो कैसी राजकुमारी? बस मेरे पति पर जादू चलाकर खुद को यहाँ की रानी बनाने का सोच रही है। पर यहाँ की रानी मैं हूँ और यहाँ की होने वाली रानी मेरी बेटी आंचल। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या खड़ी थी। काव्या वहां से चली गई। आद्रिका के दिमाग में काव्या की बातें घूम रही थी। उसने एक नजर देवराज और जयश्री को एक दूसरे की बाहों में देखा और वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं दूर से आद्रिका पर अपनी बातों का असर होते हुए देख काव्या मुस्कुरा उठी। उसने खुद से कहा, दोनों माँ बेटी एक जैसी ही है, दोनों को ही अपने जाल में फंसाना बहुत आसान है। इतना बोलकर उसने झटके से अपने बाल पीछे किए और अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आते ही आद्रिका की आंखों के आगे देवराज और जयश्री का सीन आ रहा था और कानों में काव्या की बातें गूंज रही थी। उसने चिल्लाकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। वो बाथरूम में भाग गई। उसने 5-6 बार अपना चेहरा पानी से धोया और बाहर आई तो एक नौकरानी आकर बोली, राजकुमारी साहिब आप ठीक हैं?
आद्रिका ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मुझे एक कप कड़क अदरक वाली चाय चाहिए। नौकरानी सिर हिलाकर चली जाती है। आद्रिका अपने बेड पर बैठ गई। वहीं काफी देर रो देने के बाद जयश्री देवराज से अलग हुई। देवराज ने उसका सर सिर्फ अपने सीने से हटाया, उस पर से अपनी बाहें नहीं हटाई। देवराज ने उसके गाल पर आंसुओं को पोंछा और कहा, आपने जितना रोना था रो लिया, अब बस और नहीं। जयश्री बिना कुछ बोले उसकी बाहों से छूटने की नाकाम कोशिशों में लग गई तो देवराज ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, आप जानती है ना कि हमारी बाहों से निकलना कितना मुश्किल है, तो क्यों कोशिश कर रही हैं? ना तो पहले आपको हम अपनी बाहों से निकलने देते थे और ना ही आप निकलने देंगे। जयश्री ने एक नजर देवराज की आंखों में देखा और फिर नजर झुकाकर कहा, 12 बजने वाले हैं, मुझे आदि को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है। देवराज ने कहा, जरूर दीजिए, लेकिन आज आपसे पहले उनके पिता उन्हें मुबारकबाद देंगे। जयश्री ने बस सर हिला दिया। तभी घड़ी में 12 बजे और घंटा बज गया। दोनों आद्रिका के कमरे की तरफ गए। आद्रिका अभी अभी गहरी नींद के आगोश में गई थी। देवराज ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा तो आद्रिका की नींद खुल गई। सामने देवराज के साथ जयश्री को देख उसके सामने वापस स्टडी वाला सीन घूम गया। देवराज ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। महादेव करे कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए और अपनी जिंदगी में आप हमेशा खुश रहो। आद्रिका ने बस एक फीकी मुस्कान दी। जयश्री ने फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूम कर कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी, सदा खुश रहिए और तरक्की करते रहिए, हमारी महादेव से यही दुआ है। ये कहकर उसने फिर से उसका माथा चूम लिया। फिर आद्रिका ने कहा, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जयश्री ने सिर हिला दिया और दोनों वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जूलिया के कमरे में काव्या आई थी, उसे विश करने और साथ में केक लाई थी। जूलिया जाग ही रही थी। काव्या ने आगे बढ़कर कहा, हैप्पी बर्थडे राजकुमारी। जूलिया ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, राजा साहेब कहाँ हैं? काव्या ने केक बेड पर रखते हुए कहा, वो आज उस जयश्री की बेटी का भी जन्मदिन है तो उसके साथ उसे विश कर रहे हैं। उन्हें तो छोड़, तू ये केक काट। जयश्री की बेटी ने तो केक भी नहीं काटा। जूलिया ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसे उसके बाप ने मुबारकबाद तो दी है ना। ये सुनकर काव्या शांत हो गई। जूलिया ने केक दूसरी तरफ सरका कर कहा, मुझे ये केक नहीं काटना। इतना बोल उसने कंबल से खुद को ढक लिया और लेट गई। काव्या बिना कुछ कहे केक वापस ले गई। अगले दिन पूरे पैलेस में सजावट हो रही थी। जूलिया को भी देवराज ने विश कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जयश्री जैसे ही आद्रिका से बात करना चाहती थी, आद्रिका उन्हें बोले ही नहीं देती, जिससे साफ दिख रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रही है। ये देख काव्या बहुत खुश हुई थी, लेकिन देवराज ये सब देख परेशान हो उठे। जयश्री अपने कमरे में बैठी आद्रिका के व्यवहार के बारे में सोच रही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन पर किसी का मैसेज आया था। मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने खुद से कहा, मैं आदि को यहाँ की रानी बनने के लिए नहीं दे सकती, वरना अनर्थ हो जाएगा। शाम 5 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी। तभी उसका फोन बज पड़ा। फोन पर अनु नाम फ्लैश कर रहा था। ये देख आद्रिका ने अपना ईयररिंग टेबल पर रखा और फोन उठाकर कॉल लिया। अर्नव, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आद्रिका नकली नाराजगी से, अब याद आया आपको? अर्नव सोती हुई सिया को देखते हुए, सॉरी, वो असल में सिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरा दिन उसी की देखभाल कर रहा था। अब जाकर उसका बुखार उतरा है और तुम्हें कॉल लगाया है। आद्रिका, क्या सिया ठीक तो है ना? आप जो बाहर खाना खाते हैं ना, उसी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी है। घर का खाना तो आपको पचता नहीं है, खामखा मेरी सिया को बीमार कर दिया। अर्नव अपने शब्दों पर जोर डालते हुए, मेरी सिया। मिस आद्रिका शर्मा, आपका सिर्फ अर्नव सिंह शेखावत है और कोई भी आपका नहीं है, सिया भी नहीं। आद्रिका ने ये सुनकर सर पीट लिया और मन ही मन कहा, महादेव, इतना पॉजिटिव इंसान ही मिला था क्या आपको मेरे लिए? आद्रिका ने फिर अर्नव से कहा, अनु, सिया भी मेरी है और आप भी। अर्नव गुस्से से बोला, नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा, समझी तुम? आद्रिका झल्ला कर बोली, ठीक है। अर्नव शांत होकर बोला, सॉरी, ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया ना? आद्रिका ने सिर्फ कहा। अर्नव ने फिर बात को पलटते हुए कहा, अच्छा, कोई पार्टी वार्टी नहीं है क्या? आद्रिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे काफी अजीब लग रहा है, मतलब ना कोई जान ना कोई पहचान, और यहाँ मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ, काफी अजीब है। अर्नव ने कहा, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, वो जूलिया ने कुछ कहा तो नहीं ना तुमसे? आद्रिका ने कहा, नहीं, पर सुबह से ऐसे घूर घूर कर देख रही है जैसे मैंने पता नहीं उसका क्या छीन लिया हो। अर्नव ने कहा, तुम उसे इग्नोर करो। फिर थोड़ी देर बाद बात करके आद्रिका ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद वो अच्छे से तैयार हो जाती है। आज वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। देवराज ने उसे ग्रे कलर का ऑफ शोल्डर गाउन दिया जिसमें वो बेइंतहा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने बालों का एक बहुत खूबसूरत सा बन बनाया हुआ था। गले में उसने एक चेन पहनी हुई थी जो उसे जयश्री ने गिफ्ट की थी। चेन में महादेव का त्रिशूल लटक रहा था। उसने एक नजर अपने आप को शीशे में देखा और फिर अपनी एक फोटो अर्नव को भेज दी। तभी कमरे में जयश्री आ गई। जयश्री को देख उसने चेहरे को भावहीन कर लिया। जयश्री ने अपनी आंखों से उंगली पर काजल लेकर आद्रिका के कान के पीछे लगाते हुए कहा, किसी की नजर ना लगे मेरी आदि को। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा, बस भावहीन चेहरा रखा। ये देख जयश्री ने कहा, क्या हुआ आदि, हम सुबह से देख रहे हैं, आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, आप नाराज है क्या हमसे किसी बात पर? आद्रिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ, हमें किसी चीज की कमी है? आद्रिका की आंखों में आंसू जयश्री के दिल पर चुभ रहे थे। उसने प्यार से कहा, ना मेरे बच्चा, लेकिन हुआ क्या, ये सवाल किस लिए? आद्रिका ने कहा, अगर हमें किसी चीज की कमी नहीं है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? जयश्री ने असमंजस में कहा, क्या कहना चाहती हो आदि, साफ साफ कहो। आद्रिका ने कहा, साफ साफ तो मैंने आपको कल रात उस आदमी की बाहों में देखा जिनसे आपने हमें दूर रहने को कहा है। क्यों कर रही है ये सब? मुझे नहीं बनना कहीं की रानी, राजकुमारी। मैं शिमला की वही आम लड़की ठीक हूँ, नहीं चाहिए मुझे कोई शान शौकत। उसकी बात सुनकर जयश्री चौंक गई। उसने कहा,
आदि, तुम जो कुछ भी सोच रही हो गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत में तुम ही हो यहाँ की राजकुमारी। और आद्रिका ने उसे टोकते हुए कहा, माँ, नहीं बनना मुझे कोई राजकुमारी या रानी। तभी कमरे में एक नौकरानी आई और उसने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी साहिब, रानी साहिब, आप दोनों को राजा साहिब नीचे बुला रहे हैं। जयश्री सिर हिला देती है। आद्रिका बिना कुछ कहे अपना फोन लेकर बाहर निकल जाती है। जयश्री ने मन ही मन कहा, मुझे जल्द से जल्द आदि के मन की ये गलतफहमी निकालनी होगी, वरना कुछ गलत ना हो जाए। फिर वो बाहर निकल जाती है। सभी मेहमान नीचे आ चुके थे। देवराज सभी से मिल रहा था। काव्या एक जगह जूलिया के साथ खड़ी थी। जूलिया ने भी ग्रे कलर की एक लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। उसे भी ये ड्रेस देवराज ने ही दी थी। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। वो भी आज खूबसूरत लग रही थी। आद्रिका को आता देख देवराज उसकी तरफ बढ़ गया। देवराज ने उसके आगे अपना हाथ किया तो आद्रिका ने नजर घुमाकर जयश्री को देखा, जो उसे अपना हाथ देवराज के हाथ में देने का इशारा कर रही थी। आद्रिका ने अपना हाथ देवराज के हाथ में दे दिया। देवराज फिर जूलिया के पास गया और उसने दूसरा हाथ उसके आगे किया तो जूलिया ने भी हाथ देवराज के हाथ में दे दिया। फिर देवराज उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले गया। अब एक तरफ आद्रिका थी और दूसरी तरफ जूलिया। देवराज ने माइक लिया, खम्मा गढ़ी, आप सब यहाँ आए उसके लिए आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा स्पेशल लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अगर एक मेरे करीब थी तो दूसरी दूर होकर भी करीब थी। आज उदयपुर की राजकुमारियां, राजकुमारी आद्रिका देवराज सिंह राठौर और राजकुमारी आंचल सिंह राठौर का जन्मदिन है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आद्रिका कौन है, तो आप सभी को बता दूं कि आद्रिका मेरी पहली पत्नी जयश्री की बेटी है। वो किसी निजी कारण की वजह से हमसे दूर थी। आंचल को तो आप सभी जानते ही हैं। आप सभी के दिमाग में एक और सवाल होगा, और वो ये होगा कि आज तक मैंने अपने परिवार में से किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया, तो आज क्यों? आज कुछ खास है। असल में आज मेरी दोनों राजकुमारी जैसी बेटियां 22 वर्ष की हो चुकी है और आज ही उदयपुर की रानी का नाम घोषित होगा। तभी एक आदमी बोला, लेकिन राजा साहिब, रानी कौन होगी, क्योंकि दोनों ही एक ही वर्ष की हैं। तभी दूसरा आदमी बोला, और बिना राजा के रानी नहीं बन सकती। बाकी सभी कुछ ना कुछ बोलने लगे तो देवराज ने सभी को शांत करते हुए कहा, आप सभी शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि क्या उसूल है रानी और राजा बनने के, और उन्हीं उसूलों पर मेरी बेटियों में से एक बेटी रानी बनेगी। कुछ पलों का विराम देकर देवराज ने कहा, मैं उदयपुर की रानी की जिम्मेदारी और अपने बिजनेस की जिम्मेदारी देता हूँ आद्रिका सिंह राठौर को। आज से और अभी से वो यहाँ की रानी है। ये सुनकर बाकी सब तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन वहीं आद्रिका हैरत भरे भाव के साथ खड़ी अपनी माँ को देख रही थी, जिसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे। फिर देवराज ने कहा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बिना राजा की रानी अधूरी है, तो परसों आद्रिका की मंगनी है, आप सभी उसमें शामिल जरूर होइएगा। ये सुनकर आद्रिका को एक और बहुत ही जोर का झटका लगा। वहीं काव्या जल भुन चुकी थी। उसने एक गुस्से से भरी नजर जयश्री पर डाली और वहां से चली गई। आद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी देवराज उसके पास आया। उसके हाथ में एक सोने का ताज था जिस पर हीरे जड़े हुए थे। देवराज ने वो ताज आद्रिका के सर पर सजा दिया। आद्रिका अभी भी हैरत में थी। पिछले भाग में आपने जाना कि अर्णव आद्रिका को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देता है। फिर जयश्री और आद्रिका के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। जयश्री आद्रिका को अपने और देवराज के प्रति गलतफहमी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। आगे देवराज पार्टी में आद्रिका को उदयपुर की रानी घोषित कर देता है, जिसे सुनकर जूलिया और काव्या जल भुन जाती है। अब आगे पार्टी खत्म हो चुकी थी। आद्रिका जयश्री के रूम में थी। उन दोनों ने अभी तक कपड़े नहीं बदले थे। आद्रिका के चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे। उसने कहा, माँ, मुझे किसी से भी कोई शादी वादी नहीं करनी। तभी वहाँ एक रौबदार आवाज आई, रानी है आप यहाँ की, रियासत को संभालने के लिए आपको शादी करनी ही पड़ेगी आद्रिका। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो देवराज को पाया। आद्रिका उसे देख चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, आप कौन होते हैं बोलने वाले कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? आद्रिका के बदले हुए लहजे को देख देवराज हैरान रह गया। उसने सख्ती से कहा, आद्रिका, ये क्या तरीका है भला बड़ों से बात करने का? श्री, आप भी कुछ नहीं कह रही? जयश्री जैसे ही कुछ कहने लगी, आद्रिका बोल पड़ी, आप जैसे मर्दों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। फिर अपनी माँ की तरफ रुख करके, माँ, मुझे ना तो यहाँ की रानी बनने में कोई दिलचस्पी है और ना ही किसी से शादी करने में। मैं अर्णव से प्यार करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर जयश्री हैरान रह गई और देवराज भी। आद्रिका वहां से चली गई। देवराज ने जयश्री से कहा, कौन है अर्णव? जयश्री ने कहा, वो असल में शिमला में कुछ दिन घूमने के लिए आया था, अपने दोस्तों के साथ हमारे पड़ोस में रह रहा है। देवराज ने कहा, आद्रिका को कहो कि उसे भूल जाए। जयश्री ने तंज कसते हुए कहा, खुद तो शादी के बाद भी रंगरलियां मना रहे हैं और अब अगर बेटी किसी से प्यार करती है तो उसे मना कर रहे हैं। देवराज ने खींच कर कहा, गैंगस्टर है वो और मैं अपनी बेटी को किसी गैंगस्टर के हवाले नहीं कर सकता। देवराज की बात सुनकर जयश्री हैरान रह गई, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि अर्णव एक गैंगस्टर है। देवराज वहां से चला गया। आद्रिका का कमरा। आद्रिका बालकनी में खड़ी अर्णव को फोन लगा रही थी। तभी अर्णव ने फोन उठा लिया। अर्णव ने बहुत ही प्यार से कहा, हेलो आरू। आद्रिका उसकी आवाज सुनते ही रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर अर्णव परेशान हो गया। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, आरू आरू आरू, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आद्रिका ने कहा, अनु, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो भी किसी और से। ये सुनते ही अर्णव बौखला गया। वो अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आ रहा हूँ। आरू, जब तक मैं हूं ना तब तक तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ उदयपुर। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। आद्रिका ने फिर अपने आंसू पोंछे और कपड़े बदलने लग गई। वहीं दूसरी तरफ स्टडी में देवराज के सामने अजय सिंह खड़ा था। अजय सिंह ने कहा, राजा साहिब, वो लड़का मुंबई का गैंगस्टर है। वो शिमला अपनी किसी डील के लिए आया था और वहां उनकी मुलाकात रानी साहिब से हुई। राजा साहिब, सूत्रों से पता चला है कि काफी क्रूर इंसान है अर्णव सिंह शेखावत। देवराज ने कहा,
एक ही बात सही है कि वो भी एक राजपूत है, लेकिन हम सिर्फ इस बेस पर अपनी बेटी उसे नहीं सौंप सकते। अजय सिंह, आप लोग मंगनी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अजय सिंह वहां से चला गया। देवराज किसी सोच में डूब गया। वहीं जयश्री आद्रिका के कमरे में गई और तभी आद्रिका बाथरूम से निकल कर आई थी। जयश्री को देख उसने मुंह फेर लिया। जयश्री ने आगे बढ़कर उसे बेड पर बिठाया और कहा, कब से चल रहा है ये सब? आद्रिका ने कहा, जब वो आया। जयश्री ने कहा, तुम उसकी असलियत जानती हो? आद्रिका ने असमंजस में कहा, कौन सी असलियत? जयश्री ने कहा, यही कि वो एक गैंगस्टर है। ये सुनकर आद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस बात से अनजान थी। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हो ना माँ, आप झूठ बोल रहे हो। जयश्री ने कहा, ना मेरी बच्ची, वो सच में एक गैंगस्टर है। क्या उसने अब तक तुम्हें अपनी सच्चाई बताई? उसने बताया कि वो क्या काम करता है? आद्रिका ने ना में सर हिला दिया। उसे अब रोना आ रहा था। जयश्री ने कहा, आदि, न जाने वो कितनी ही लड़कियों के दिल तोड़ चुका होगा। आद्रिका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारे बीच सब कुछ हो गया है। ये सुनने के बाद हैरान होने की बात जयश्री की थी। वो अपनी जगह से उठी और बोली, सब कुछ हो गया मतलब? क्या तुम दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर? आद्रिका ने हाँ में सर हिला दिया। ये देख जयश्री ने सीधा थप्पड़ मार दिया आद्रिका को। आद्रिका सीधा बेड पर मुंह के बल गिरी। उसका हाथ उसके गाल पर था जिस पर आद्रिका को थप्पड़ पड़ा था। जयश्री ने उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आद्रिका ने दबी आवाज में कहा, आपको शर्म नहीं आई किसी गैर मर्द की बाहों में? उसकी हाजिर जवाबी देखकर जयश्री ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। जयश्री ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, वो पति है मेरे। ये सुनकर आद्रिका हैरानी से जयश्री को देखने लगी। जयश्री को फिर होश आया। उसने क्या कहा? उसने फिर नर्म भाव से कहा, देख आदि, अभी मेरी छोड़ और अपनी देख। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अर्नव एक गैंगस्टर है। ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ सोया होगा वो, और कितनी लड़कियों को झूठे वादे किए होंगे उसने। वो इंसान जिसने तेरी मंगनी तय की है वो तेरा बाप है, और बाप से बढ़कर कोई भी अपनी बेटी के बारे में भला नहीं सोच सकता। अर्नव को एक ख्वाब भर समझकर भूल जा। जयश्री फिर वहां से चली गई। आद्रिका को अभी भी जयश्री की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना फोन लिया और अर्नव को फोन लगाया, लेकिन अर्नव का फोन बंद आ रहा था, जिसे देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। आद्रिका ने मन ही मन कहा, कहीं सच में अर्नव ने मुझे यूज एंड थ्रो तो नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्नव पर भरोसा करे या ना करे। वो बेड पर लेट गई और एक टक सीलिंग को घूरने लगी। वहीं दूसरी तरफ जयश्री अपने कमरे में बहुत ही परेशान बैठी थी। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। मैसेज पढ़कर जयश्री की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने पर्स में फोन डाला और बाहर निकल गई। बाहर निकलकर वो सीधा पार्किंग में गई। ड्राइवर उसे देख बोला, महारानी जी, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? कहीं जाना है क्या? जयश्री ने एक पल सोचा और फिर कहा, नहीं, मतलब हाँ, मुझे जाना है, लेकिन मैं अकेली ही चली जाऊंगी। इतना बोल वो वहां खड़ी एक गाड़ी में बैठ गई। चाबी लगी हुई थी तो जयश्री गाड़ी लेकर चली गई। एक पल के लिए ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जयश्री ने बहुत स्पीड में गाड़ी ली। लेकिन जब ड्राइवर को कुछ समझ आया, वो भागकर अंदर पैलेस में गया। अंदर जाते वक्त वो अजय से टकरा गया। अजय ने कहा, क्या हुआ रघु, कौन सी मैराथन जीतनी है तुम्हें? रघु ने कहा, साहब, वो महारानी जी अकेली कहीं चली गई है गाड़ी में। ये सुनकर अजय की आंखें बड़ी हो गई। वो बोला, कौन सी? रघु ने कहा, बड़ी महारानी जी। ये सुनकर अजय उल्टे पैर वापस देवराज के पास स्टडी में चला गया। देवराज उसके चेहरे के भावों को देख बोला, क्या हुआ अजय, चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अजय ने कहा, महाराज, वो बड़ी महारानी जी कहीं अकेले चली गई हैं। ये सुनते ही देवराज चौंक उठा। उसने फिर गुस्से में कहा, तुम क्या कर रहे थे? अजय ने सर नीचे झुका लिया। देवराज ने फिर कहा, सभी आदमियों को काम पर लगाओ और ध्यान रखना ये खबर काव्या के कानों तक ना पहुंचे। अजय सिर हिलाकर चला गया। देवराज चिंतित होकर इधर उधर चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ जयश्री बहुत ही तेज गति पर गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ ही देर में उदयपुर के बाहरी इलाके में आ पहुंची। उसने एक तरफ अपनी गाड़ी लगाई और गाड़ी से निकलकर एक दिशा में आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमित्रा भवन। जयश्री को देख वॉचमैन ने गेट खोल दिया। जयश्री अंदर चली गई। अंदर केयर टेकर ने जैसे ही उसे देखा, उसने अपना सर झुका लिया। जयश्री बिना कुछ कहे हवेली के अंदर सीढ़ियों के नीचे बने एक कमरे में चली गई। उसने वहां जाकर एक स्विच दबाया तो नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता खुल गया। जयश्री एक गहरी सांस लेकर बेसमेंट में गई। बेसमेंट में जाते ही उसने सामने एक बूढ़ी औरत और एक जयश्री की ही उम्र का आदमी बंधे हुए बहुत ही खराब अवस्था में मिले। दोनों बेहोशी में थे। उन्हें ऐसे देख जयश्री की आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये महसूस करते ही जयश्री रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या थी। काव्या को देख जयश्री का मन नफरत से भर गया। काव्या ने कहा, कैसी लगी इनकी ये हालत? जयश्री के चेहरे पर अब बेबसी छा गई। उसने कहा, प्लीज इन्हें छोड़ दो। काव्या ने गुस्से से कहा, इन्हें छोड़ दूं? ठीक है, फिर तुम छुड़वा दो अपनी बेटी से रानी की गद्दी। जयश्री ने कहा, देखो तुम भी जानती हो कि मैंने देवराज से कहा था, लेकिन वो नहीं माने। तो काव्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, या तो अपनी माँ, भाई और उस गांव को बचा लो, या फिर अपनी बेटी के लिए रानी की गद्दी को। अब जब तुम्हारी बेटी उदयपुर की रानी बन ही चुकी है तो अब भुगतो। इतना बोल वहाँ साइड पर टेबल पर पड़ा लैपटॉप ऑन कर दिया। उस पर किसी जगह की फुटेज दिखने लगी लाइव। एक घर को आग लगी हुई थी। ये देख जयश्री चिल्ला उठी। फिर काव्या ने कहा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं जयश्री, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। ये सुनकर जयश्री उसे बहुत ही उम्मीदों के साथ देखने लगी। काव्या ने कहा, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी बेटी की जगह मेरी बेटी की मंगनी हो जाए परसों और बेटी रानी बन जाए। तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का वक्त है। कहो मंजूर है ये डील, या फिर लगा दूं आग पूरे गांव को भी और तुम्हारी माँ और भाई को भी।
जयश्री ने कहा, ठीक है, मंजूर है मुझे। काव्या के चेहरे पर ये सुनकर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जयश्री ने कहा, लेकिन अब आग तो बुझा दो। काव्या ने कहा, ये आग एक सुनसान इलाके के बंद घर में लगी है, जिसके आसपास कुछ भी नहीं है और ना ही घर में कोई रहता है। ये सुनकर जयश्री को राहत मिली। काव्या ने कहा, अब तुम जा सकती हो। ये सुनकर काव्या अपनी माँ और भाई को देखने लगी तो काव्या उसे खींचते हुए वहां से ले गई। फिर जयश्री और काव्या वहां से पैलेस की तरफ निकल गए। राठौर पैलेस स्टडी। अजय देवराज के सामने खड़ा था। अजय ने कहा, महाराज, महारानी सुमित्रा भवन गई थी। देवराज ने कहा, इतनी रात गए वहां? अजय ने कहा, हमने वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि वो आधे घंटे बाद वहां से निकल गई थी और कोई आया भी नहीं था। देवराज ने सिर हिला दिया और सोचने लगा कि जयश्री क्या करने गई होगी। तभी उसकी नजर अजय के चेहरे पर गई, जिसके चेहरे पर हल्की परेशानी झलक रही थी। ये देख देवराज ने कहा, क्या हुआ अजय, तुम परेशान लग रहे हो? अजय ने कहा, महाराज, मुझे सुमित्रा भवन में कुछ गड़बड़ लगती है। महारानी का वहां ऐसे इस वक्त जाना। देवराज ने कहा, मुझे भी गड़बड़ लग रही है अजय। सुमित्रा भवन बाबा साहेब ने माँ साहेब के लिए बनवाया था। वहाँ का वातावरण माँ साहेब को काफी पसंद था और जब हमने श्री यानी कि हमारी महारानी से विवाह किया था तो सबसे पहले हम वहीं गए थे, क्योंकि पहले तो माँ साहेब और बाबा साहेब ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब हम वापस महल आए तो कभी भी वहाँ नहीं गए। सिर्फ श्री जाया करती थी कभी कभी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अचानक वहाँ क्यों गई श्री। अजय ने कहा, सर, मुझे वॉचमैन भी गड़बड़ लगता है। देवराज ने उसे घूरते हुए कहा, अगर लग रहा है तो देरी किस बात की, अपने मन को तसल्ली दो। अजय सिर हिलाकर चला गया। देवराज वहीं बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जयश्री आते ही अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को लॉक कर लिया। वो इधर उधर चलने लगी। उसके मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। उसने मन ही मन कहा, हम माँ भाई और एक पूरे गांव को दांव पर लगाकर अपनी बेटी को रानी नहीं बना सकते। हम इतने निर्दयी तो नहीं, लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि आदि की जगह मंगनी आंचल की हो जाए। हे महादेव, कोई रास्ता दिखाइए। तभी उसे आद्रिका के साथ हुआ वार्तालाप याद आया। उसने खुद से कहा, अर्णव, आद्रिका और अर्णव के बीच सब हो ही चुका है। अगर हम अर्णव और आद्रिका को मिला दें तो ये मंगनी कैंसिल और फिर आंचल ही बनेगी यहाँ की रानी। लेकिन नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की शादी किसी गैंगस्टर से नहीं करवा सकते। क्या भरोसा कब वो मेरी बेटी को छोड़ दे। क्या करूं मैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो आद्रिका की शादी अर्णव से करवाने का सोचती है तो उसे अर्णव के गैंगस्टर होने की बात खलने लगती है, और अगर वो ये ना करे तो उसे मंगनी रोकने का कोई और ठोस कदम नहीं मिलता उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जूलिया अपने कमरे में बैठी मुस्कुराई जा रही थी। तभी कमरे में काव्या आ गई। काव्या उसे ऐसे मुस्कुराते देख असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? यहाँ हम हार गए और तुम हो कि मुस्कुराए जा रही हो। जूलिया मुस्कुराते हुए बेड से उठी। उसने अपनी माँ के हाथ पकड़े और गोल गोल घूमने लगी। ये देख काव्या ने चीखते हुए कहा, रुक रुक, चक्कर आ रहे हैं मुझे। रुक जा मेरी माँ, कौन सा दौरा पड़ रहा है तुझे। जूलिया रुक गई और फिर बेड पर बैठकर हंसने लगी। काव्या ने 1 मिनट अपने आप को संभालने में लगाया और फिर जूलिया से कहा, कौन सा दौरा पड़ गया तुझे? जूलिया ने कहा, खुशी का दौरा। काव्या उसे अजीब भावों से देखने लगी। काव्या ने कहा, किस बात की खुशी है तुम्हें? इस बात की खुशी कि हम उन माँ बेटी से हार गए। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर हार ऐसी होती है ना तो मुझे हर वक्त हारना है। अरे इस हार में तो मेरी ही जीत है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जूलिया क्या कह रही है। उसने असमंजस में कहा, तुझे हारना है और हार में जीत कैसे हुई? रानी की गद्दी तो आद्रिका ले गई। जूलिया ने कहा, रानी की गद्दी गई तेल लेने। ये सुनते ही काव्या की आंखें बड़ी हो गई। अरे इस रानी की गद्दी के कारण तो उस बेचारी आद्रिका को किसी और से मंगनी करनी पड़ रही है, और अब अर्णव सिर्फ और सिर्फ मेरा। काव्या ने कहा, कौन अर्णव? जूलिया फिर उसे सब बताती है। सब कुछ सुनकर काव्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो बोली, अब तो आद्रिका की शादी अर्णव से ही होगी, चाहे बाढ़ आए या सुनामी। ये सुनकर जूलिया चौंक गई। उसने कहा, माँ, क्या कह रही हैं आप? अर्णव से मैं शादी करना चाहती हूँ। काव्या ने उसे फटकारते हुए कहा, चुप, अर्णव से मैं शादी करना चाहती हूँ। भूल जा अर्णव को और अपनी मंगनी के लिए तैयार रहे। और अगर तूने मेरे प्लान में कोई भी हस्तक्षेप किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूलना मत, माँ हूँ मैं तेरी। इतना बोल काव्या बिना जूलिया की बात सुने चली गई। जूलिया ने खुद से कहा, आद्रिका और अर्णव को तो मैं कभी अपने बुरे सपने में भी एक नहीं होने दूंगी। वही काव्या के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन क्या वो तो सिर्फ खुद काव्या ही जानती थी। काव्या ने खुद से कहा, ये अर्णव सिंह शेखावत तो मेरे बहुत ही काम की चीज है। इसी की मदद से अब मैं रानी बनूंगी। इतना बोल वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह 7 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका अपने कमरे में बैठी बैठी बार बार अर्णव को फोन लगा रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। ये देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, क्या क्या अनु मुझे छोड़ रहा है? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या बस उसने मेरा इस्तेमाल किया? क्या माँ सही कह रही है? क्या उसने मेरे साथ खेल खेला? आद्रिका अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने गूगल खोला और अर्णव सिंह शेखावत सर्च किया। कुछ ही देर में उसकी नजरों के सामने अर्णव के द्वारा किए गए सभी कांड सामने आ गए। लोगों के मर्डर, ड्रग्स, गोल्ड और डायमंड की स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इतने सारे जुर्म देखकर आद्रिका का दिमाग घूम गया। उसने अपना फोन बंद करके रख दिया। तभी कमरे में एक मेड आई और कहा,
रानी साहिब, आपको महाराज अपने कमरे में बुला रहे हैं। आद्रिका सिर हिला देती है। फिर वो मेड के साथ देवराज के कमरे में जाती है। वहाँ देवराज के साथ जयश्री भी मौजूद थी, लेकिन जयश्री के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी झलक रही थी, जिसे वो छुपाने की भरसक कोशिश कर रही थी। देवराज ने आद्रिका को अपने पास बुलाया। आद्रिका उसके पास गई। देवराज ने फिर उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, अभी आई थी आप और अब अभी जा रही हैं। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन आज तक जिन माँ बाप के फर्जों से दूर था, अब उनमें से आखिरी फर्ज निभाने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये कभी मत सोचना मेरी राजकुमारी कि अब आप हमारे लिए पराई हो चुकी हैं। इस महल के दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले मिलेंगे और हम ये भी जानते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। आद्रिका कुछ नहीं कहती, बस मायूसी से सर हिला देती है। तभी वहाँ काव्या और जूलिया भी आ जाती है। काव्या ने कहा, आपने हमें बुलाया राजा साहिब? देवराज ने आराम से लेकिन थोड़ा सख्त होकर कहा, अब हम महाराज हैं, ना कि राजा। ये सुन काव्या ने सकपका कर कहा, माफ करिएगा महाराज। फिर देवराज ने आद्रिका के सर पर हाथ फेर कर कहा, जी वो असल में हम आज आद्रिका को कुछ उपहार देने लगे थे जिन पर उसका हक है, तो बस हम चाहते थे कि सबके सामने उन्हें दें। काव्या ने मुंह बना लिया और जूलिया बस मायूस आद्रिका को देख मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी उसकी उदासी के पीछे की वजह। फिर देवराज ने अपनी अलमारी में से कुछ बॉक्स निकाले। वो बॉक्स बेशकीमती हीरों और मोतियों से जड़े थे। ये देख काव्या हैरान रह गई। उसके मन में लालच आ गया। देवराज ने वो बक्से जयश्री को पकड़ाए। जयश्री ने जब उन बक्सों को देखा तो उसके पीछे की जिम्मेदारी उसे याद आने लगी। उसे याद आने लगा वो पल जब उसे ही बक्से मिले थे सुमित्रा की तरफ से। जयश्री ने देवराज की तरफ देखा तो देवराज ने आद्रिका की तरफ इशारा किया। जयश्री ने एक गहरी सांस ली और पहला बक्सा खोला। उसमें बहुत ही खूबसूरत सोने के कंगन थे। उन पर तरह तरह के मोती जड़े हुए थे। उन कंगनों को देख जयश्री की आंखों में नमी आ गई। उसे वो पल याद आने लगा जब सुमित्रा ने उसे वो कंगन खुद अपने हाथों से पहनाए थे। फ्लैशबैक, जयश्री को महल में आए सिर्फ 2 दिन हुए थे और सुमित्रा के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। जयश्री सुमित्रा के कमरे में बैठी हुई थी। सुमित्रा ने वही कंगन निकाले। सुमित्रा ने उन कंगन को देखते हुए कहा, बहुरानी, जब मैं आई थी ना इस महल में, तब ये कंगन मुझे मेरी सास यानी कि यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। मेरी सास बहुत ही कड़क मिजाज की थी। उन्होंने मेरे कई इम्तिहान लिए, फिर जाकर मेरा विवाह आपके महाराज से कराया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूं, क्योंकि आखिरकार तुम अब यहाँ की रानी साहिब हो। बहुरानी, ये सिर्फ कंगन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी निशानी है जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि ये रियासत तुम्हारे हाथ में है। तुम या तो इसे संवार सकती हो या तो बिगाड़। जयश्री ने मन ही मन खुद से कहा, माँ साहिब, हम नहीं जानते हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कुछ भी करने का कोई गलत इरादा नहीं है। हम नहीं जानते कि इसका अंजाम आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आपका आशीर्वाद और विश्वास सदा हमारे साथ है। फिर उसने वो कंगन आद्रिका के हाथ में पहनाने शुरू कर दिए। आद्रिका बस शांति से ये सब होता देख रही थी, लेकिन वहीं काव्या गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही थी। जयश्री ने कहा, आदि, ये कंगन मुझे माँ साहिब यानी मेरी सास, यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। बेटा, इन कंगनों को कहीं गलती से भी सिर्फ कंगन मत समझ लेना, बल्कि ये तो वो हथकड़ी है जो तुम्हें हमेशा इस रियासत राज्य में रखेगी। इन कंगनों की तरह ये रियासत भी तुम्हारे हाथ में है, या तो संभाल लो या तो बिगाड़ लो। जयश्री ने फिर दूसरा बक्सा खोला। उसमें से एक बेशकीमती हीरो से जड़ा हुआ रानी हार था। जयश्री ने बक्सा बेड पर रखा और वो रानी हार आद्रिका के गले में पहना दिया और कहा, बेटा, ये हार जैसे तुम्हारे गले में सजा हुआ है ना, वैसे ही तुम्हें इस रियासत को भी सजाना है। बेटा, ये हार यहाँ के लोगों के कारण ही बना है। मुझे माँ साहिब ने बताया था कि इस हार में जितने भी हीरे और मोती जड़े हुए हैं, उतनी ही एक रानी की जिम्मेदारियां हैं। फिर जयश्री ने अगला बक्सा खोला जिसमें पायल थी। जयश्री ने पायल का बक्सा आद्रिका को देते हुए कहा, पायल को पायल मत समझना आदि, इन्हें बेड़ियां समझना जो कि तुम्हें यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति से बांध कर रखेगी। लेकिन हाँ, कभी भी इन बेड़ियों को नेगेटिविटी में मत लेना। फिर जयश्री बाकी के बक्से भी खोलती है। एक में कमरबंद था, दूसरे में झुमके और तीसरे में मांग टीका। फिर जयश्री आखिरी बक्सा खोलती है। उसे खोलने पर उसे उसमें एक नथ मिलता है। उस नथ को देख देवराज और जयश्री दोनों ही पुरानी यादों में खो जाते हैं। फ्लैशबैक, देवराज और जयश्री एक मंदिर में थे। जयश्री ने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा किया हुआ था। देवराज ने भी एक शेरवानी पहनी हुई थी। जयश्री बहुत ही सिंपल और सुंदर लग रही थी। दोनों ही पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। तभी जयश्री की नजर देवराज के चेहरे पर पड़ी। देवराज के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। ये देख जयश्री बोली, देव, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। देवराज ने ये सुन हड़बड़ाहट में कहा, नहीं श्री, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी पूरे मन से। जयश्री ने कहा, फिर परेशान क्यों है? देवराज ने कहा, श्री, तुमने हमारे खानदान का एक भी जेवरात नहीं पहना, उसके बिना हमारे यहाँ शादी अधूरी मानी जाती है। ये सुन जयश्री भी परेशान हो गई। जयश्री ने कहा, देव, अब दोनों ही परेशान हो गए थे। तभी जयश्री ने कुछ सोचकर कहा, देव, आप हमेशा अपने पास अपनी दादी साहिब की नथ रखते हैं, वो भी तो खानदानी जेवरात है, आप वही हमें दे दें, हम वही पहन लेंगे, इससे शादी अधूरी भी नहीं रहेगी। ये सुनकर देवराज ने कहा, अरे हाँ, मुझे पहले नहीं याद आया, मैं अभी लेकर आया। नथ गाड़ी में होती है तो वो गाड़ी में से नथ लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी में से नथ लाकर वो मंदिर में आता है और फिर नथ खुद जयश्री को पहनाता है। वो नथ जयश्री पर बहुत जच रही थी। उन पलों को याद कर दोनों जयश्री और देवराज की आंखें भर आई। जयश्री ने वो नथ आद्रिका को देते हुए कहा, आदि, इस नथ को आप हमेशा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इससे हमारी और महाराज की एक गहरी याद जुड़ी हुई है। वही इतने सारे जेवरात को देखकर काव्या जैसे पागल ही हो गई थी।
अगर उसका बस चलता तो अब तक वो आद्रिका से सारे जेवरात छीन चुकी होती, लेकिन देवराज के वहां मौजूद होने से अपने आप को काबू में किया हुआ था। फिर देवराज आद्रिका से कहता है, हमें बहुत दुख है कि हम आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए और आप दूसरे घर की होने जा रही हैं। तभी जूलिया ने कहा, क्या बाबा साहेब, इतना खुशी का मौका है, इसे ऐसे गम में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इतना बोल जूलिया आद्रिका के गले लग जाती है। ये देख आद्रिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वहीं देवराज दोनों बेटियों में इतना प्यार देखकर खुश हो जाता है। काव्या के भी होठों पर ये देखकर लंबी सी मुस्कान थी। वहीं जूलिया ने आद्रिका के कान में धीमी आवाज में कहा, खुशी का ही तो मौका है, आखिरकार अर्नब अब सिर्फ मेरा जो है। फिर वो उससे अलग हो जाती है उसका रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन आद्रिका का चेहरा भावहीन होता है। उसे देख जूलिया के अरमानों पर पानी फिर जाता है क्योंकि वो उसे टूटा हुआ देखना चाहती थी। तभी वहां अजय आ गया और बोला, महाराज एक जरूरी बात करनी थी। देवराज ये सुन सभी को वहां से भेज देता है। आद्रिका सीधे अपने कमरे में जाती है। जयश्री मंदिर और काव्या और जूलिया भी अपने अपने कमरों में चली जाती है। शाम 6 बजे देवराज हॉल में खड़ा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये देख वहां बैठी काव्या ने कहा, क्या हुआ महाराज, कोई आ रहा है क्या? देवराज ने कहा, जी, आद्रिका के होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं। ये सुन वहां बैठी आद्रिका हैरान रह जाती है। जयश्री भी ये सुन परेशान हो जाती है। काव्या जयश्री को कुछ इशारा करती है तो जयश्री उसे पलके झपकाकर आश्वासन दे देती है। उन दोनों के ये इशारे वहां कोई था जो देख रहा था। तभी वहां एक गार्ड आया और बोला, महाराज राजावत परिवार आया है। देवराज ने कहा, उन्हें लेकर आओ। कुछ देर बाद वहां एक बूढ़ा आदमी लेकिन एक रौबदार पर्सनालिटी रखने वाला और साथ में एक बूढ़ी औरत लेकिन चेहरे पर नूर था, वो अंदर आते हैं। उन्हीं के पीछे एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी रखने वाला नौजवान चला आ रहा था। उन्हें देख देवराज के चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। देवराज ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत और आदमी के पैर छू लिए। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। उस नौजवान ने भी आगे बढ़कर देवराज, जयश्री, काव्या के पैर छू लिए। फिर वो सब वहां बैठ गए। देवराज ने फिर कहा, श्री, ये है आनंद राजावत, बाबा साहेब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ये है इनकी पत्नी, बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए साधना राजावत, और ये है नौजवान की तरफ इशारा करते हुए अंश राजावत, इनका पोता और राजावत इंडस्ट्रीज का मालिक। यही है लड़का। फिर देवराज आनंद से कहता है, बाबा ये है, जयश्री की तरफ इशारा करते हुए, मेरी पत्नी और यहाँ की बड़ी महारानी साहिब जयश्री देवराज सिंह राठौड़। ये है काव्या की तरफ इशारा करते हुए यहाँ की छोटी महारानी साहिब काव्या सिंह राठौड़। ये है जूलिया की तरफ इशारा करते हुए हमारी छोटी बेटी आंचल सिंह राठौड़, और ये है आद्रिका की तरफ इशारा करते हुए मेरी बड़ी बेटी यहाँ की रानी साहिब और आपकी होने वाली बहू आद्रिका देवराज सिंह राठौड़। जब साधना, आनंद और अंश आद्रिका को देखते हैं तो उसकी सादगी और खूबसूरती में ही खो जाते हैं। अंश को आद्रिका पहली नजर में ही भा गई थी। आनंद ने कहा, देवराज अब लग रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की तुम्हारी बेटी को चुनकर। साधना ने कहा, जयश्री तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल एक चांद का टुकड़ा है, लेकिन दाग एक भी नहीं है। ये सुन जयश्री बस मुस्कुरा दी। देवराज ने अंश से कहा, अंश बेटे, अगर आपको आद्रिका से कोई सवाल करना हो तो यही कर लें। अंश ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं अंकल, कोई सवाल नहीं है। साधना ने फिर कहा, जयश्री और देवराज तुम आद्रिका को लेकर बेफिक्र रहो क्योंकि हमारे घर बहू नहीं बेटी बनकर आ रही है। फिर आद्रिका से, आद्रिका बेटा, अंश के माँ बाप की तो एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो तब से लेकर आज तक मैं और इसके दादा ही इसे पाल रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाती हूँ कि अंश तुम्हें किसी भी बात पर निराश नहीं करेगा। आद्रिका बस सिर हिला देती है। उसे इस वक्त बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वो वहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं सकती थी। कुछ देर बाद राजावत परिवार फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर रात को दोनों परिवारों ने मिलकर डिनर किया। अंश और आद्रिका के बीच इतनी बातचीत नहीं हुई, लेकिन अंश मन ही मन आद्रिका को पसंद कर चुका था और वहीं आद्रिका ने अब तक ढंग से उसे देखा तक नहीं था। उसके दिल में तो सिर्फ एक ही शख्स था, अर्नब सिंह शेखावत, जो कि इस वक्त बहुत ही बुरे हालातों में फंसा हुआ था। अगले दिन पूरे महल में अगले दिन की मंगनी की तैयारियां जोर शोरों से हो रही थी। ये सब देखकर आद्रिका को घुटन सी महसूस हो रही थी और वहीं जयश्री ये सोच सोचकर परेशान थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे जूलिया की मंगनी हो जाए। इधर जूलिया तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन काव्या भी इस वक्त बहुत परेशान थी। काव्या अपने कमरे में बैठी फोन को घूरे जा रही थी। तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने नंबर देखा और झट से कॉल उठा लिया। सामने वाला आदमी बोला, प्रणाम महारानी साहिब। काव्या ने कड़क आवाज में कहा, प्रणाम, कुछ पता लगा? सामने वाले आदमी ने कहा, नहीं महारानी साहिब, ना जाने ये छोरा कौन से बिल में छुपा बैठा है। ये खबर तो पक्की है कि वो उदयपुर पहुंच चुका है, लेकिन उदयपुर के किस कोने में है यही पता नहीं चल पा रहा। पूरे उदयपुर में आदमी फैले हुए हैं, लेकिन पता नहीं लग पा रहा। काव्या ने फिर कड़क आवाज में कहा, देख राजू, मुझे रात तक उस लड़के का ठिकाना चाहिए, वरना शायद तू अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएगा। इतना बोल उसने फोन काट दिया। काव्या ने मन ही मन कहा, कहाँ है तू? अज्ञात स्थान, एक गोडाउन जैसी जगह थी। बहुत ही अंधेरा था। वहाँ चारों तरफ आदमी फैले हुए थे। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी की आवाज सुनते ही अंदर एक आदमी ने लाइट ऑन की। तभी गोडाउन का शटर खुला और एक शख्स अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही शटर बंद हो गया। वो शख्स कुछ बक्सों के पीछे गया तो वहाँ कोई बंधा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। उस शख्स ने एक आदमी को वहाँ की लाइट ऑन करने का इशारा किया। लाइट ऑन होते ही उस शख्स का चेहरा दिखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि देवराज था।
देवराज का चेहरा भावहीन था। उसकी नजरें सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। देवराज ने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो वो आदमी पानी लेकर आया और उसने वो पानी उस शख्स के मुंह पर फेंक दिया। ये महसूस करते ही वो शख्स हड़बड़ाकर होश में आया। उसने अपना सर उठाया तो सामने अर्णव था। अपने सामने देवराज को देख अर्णव ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? देवराज ने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा और उसे घूरते हुए कहा, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। ये सुनकर अर्णव हंस पड़ा। अर्णव ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ बांध दोगे तो मैं आरू का पीछा छोड़ दूंगा? गलतफहमी है तुम्हारी मिस्टर देवराज सिंह राठौड़। आरू सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे तो मैं पाकर रहूंगा। अर्णव की बात सुन देवराज को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सीधा थप्पड़ चढ़ दिया। थप्पड़ के पड़ने से अर्णव का चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। उसके गाल पर देवराज की उंगलियों के निशान पड़ गए। अर्णव ने फिर चेहरा उसकी तरफ करके कहा, चाहे थप्पड़ मारो या लात, लेकिन ना तो मैं अपने प्यार से मुकरूंगा, ना तो आद्रिका को पाने की जिद से। आद्रिका सिर्फ मेरी है, अब इसे तुम जिद समझो या जुनून, आई डोंट केयर। देवराज ये सुनकर टेढ़ी मेढ़ी तरह से मुस्कुरा दिया और बोला, हमारी आद्रिका को तो तुम तब पाओगे ना जब तुम यहाँ से जा पाओगे। ये तुम्हारी मुंबई नहीं बल्कि हमारा उदयपुर है। यहाँ पर पट भी मेरी, चित भी मेरा। बिना मेरी मर्जी के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तुम यहाँ से जाना चाहते हो? कभी भी नहीं। कल मेरी बच्ची की सगाई है और फिर 1 हफ्ते बाद शादी। तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अर्णव ने गंभीरता से कहा, अगर मैं कल मंगनी में पहुंच गया तो? उसका सवाल सुन देवराज हंस दिया और बोला, असंभव। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा, लेकिन ये असंभव है। अर्णव ने कहा, वादा करिए कि अगर मैं कल मंगनी में पहुंच गया तो आप आदि का हाथ मेरे हाथ में देंगे, क्योंकि राजपूत मर जाएंगे लेकिन कभी अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। उसकी बात सुन देवराज एक पल सोच में पड़ गया, लेकिन फिर घमंड से बोला, वादा? लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। अगर कल तुम मंगनी में नहीं पहुंच पाए तो तुम मेरी आदि का पीछा छोड़ दोगे। आखिरकार राजपूत तो तुम खुद भी हो। अर्णव सिर हिला दिया। देवराज फिर वहां से चला गया। उसने बाहर आकर अपने आदमी से कहा, इसे पानी का घूंट भी मत देना, और हाँ, यहाँ से एक आदमी भी हिलना नहीं चाहिए। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, जी महाराज। देवराज वहां से चला गया। वहीं अर्णव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं क्या पागल दिखता हूँ इसे? एक राजघराने की लड़की से इश्क हुआ है तो खुद भी सावधानी बरतूंगा ही। इसे क्या लगा कि मैं बिना किसी बैकअप के यहाँ आ गया? नहीं, अर्णव सिंह शेखावत नाम है मेरा। ऐसे इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बना। मैं तो ये खुद चाहता था कि ससुर जी खुद मान जाए। लो, अब मान गए। इतना कहकर उसके होठों पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, आ रहा हूँ आरू। कभी सोचा नहीं था कि किसी के इश्क में ऐसे पागल हो जाऊंगा, लेकिन तुमने तो कर दिया अपने इश्क में पागल मुझे। वहीं दूसरी तरफ महल में आदिका बहुत उदास अपने कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने ऊपर देखते हुए कहा, महादेव, आपकी इतनी भक्ति की इसलिए कि मेरा प्यार आप छीन लो? क्यों महादेव, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी जिंदगी के फैसले वो शख्स ले रहा है जिससे मैं पहली बार मिली हूँ। माँ के मुताबिक वो मेरा बाप है, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि बाप अपने फैसले अपने बच्चों पर नहीं थोपता। मान लिया कि अनु एक सही लड़का नहीं है, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं है। प्यार सोचकर नहीं होता, प्यार तो बस हो जाता है। अगर उसने मुझसे प्यार नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो किया है ना। मैं नहीं करना चाहती किसी और से शादी। मैं अनु से इश्क करती हूँ। मैं पागल हूँ उसके इश्क में। इतना बोल वो रोने लगती है। जब बिना आपकी मर्जी जाने कोई आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ले ले तो कैसा लगता है, ये एहसास आज आद्रिका को हो रहा था। जयश्री का कमरा। जयश्री अपने कमरे में बैठी सोच में डूबी हुई थी। उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। जयश्री ने दरवाजा खोला तो सामने काव्या थी। काव्या को देखकर जयश्री ने कहा, तुम यहाँ? काव्या ने आसपास नजर घुमाते हुए कहा, चलो अंदर। जयश्री उसे अंदर ले आई। काव्या ने कहा, कुछ सोचा कल के लिए? जयश्री ने कहा, अभी सोच रही हूँ। काव्या ने कहा, लेकिन मैंने सोच लिया है। जयश्री ने कहा, क्या? काव्या फिर उसे अपना सारा प्लान बताती है। सब कुछ सुनकर जयश्री नाम में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, ये तो आदि के साथ धोखा होगा। काव्या ने कहा, अगर वो लड़का मिल गया तो कैसा धोखा? और वो इस वक्त उदयपुर में ही है। और क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जयश्री ये सुन सोच में पड़ गई। काव्या ने कहा, देखो जयश्री, जब देवराज को पता लगेगा कि आद्रिका यहाँ नहीं है तो उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए आद्रिका की जगह आंचल को खड़ा करना पड़ जाएगा, और ऐसे मेरी बेटी यहाँ की रानी बन जाएगी और तुम्हारी माँ, भाई और वो पूरा गांव भी बच जाएगा। उसके बाद तुम भी उसके पास चले जाना। जयश्री कुछ सोचकर सिर हिला देती है। काव्या फिर मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है, फिर करो प्लान को शुरू। जयश्री सिर हिला देती है और आद्रिका के कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो पाती है कि आद्रिका बालकनी में है। वो आद्रिका के पास जाकर उसका सिर सहला देती है। आद्रिका को जब किसी के स्पर्श का एहसास होता है तो वो मुड़कर देखती है। सामने जयश्री को देखकर वो बोली, क्या हुआ? जयश्री ने सीधा सवाल किया, ये मंगनी करना चाहती हो? आद्रिका ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मेरा फैसला किसके लिए मायने रखता है? जयश्री को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा। जयश्री ने आद्रिका को बहुत ही लाड़ और प्यार से पाला था। उसे कभी भी एहसास नहीं होने दिया था कि वो बिना बाप के जी रही है, लेकिन आज उसका ये जवाब सुनकर जयश्री को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को फाड़ दिया हो। जयश्री ने कहा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वही होगा अंतिम फैसला। आद्रिका ने फिर कहा, मुझे यहाँ से शिमला वापस जाना है। जयश्री ने एक पल उसे देखा और फिर कहा, कल तैयार रहना यहाँ से जाने के लिए वापस, लेकिन शिमला नहीं, कश्मीर, क्योंकि ऐसे देव तुम्हें पकड़ लेंगे। आद्रिका की आंखों में जयश्री की बात सुनकर चमक आ जाती है। वो अपनी माँ के गले लगकर बोली, आई लव यू माँ। जयश्री ने उसका सिर हिलाते हुए कहा, आई लव यू टू मेरा बेटा। कुछ देर बाद जयश्री वहां से चली जाती है और आद्रिका खुशी खुशी अपने बेड पर लेट जाती है। रात 11 बजे
काव्या का कमरा। काव्या अपने कमरे में बैठी कुछ सोचकर मुस्कुराई जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार मेरी सालों की मेहनत कल रंग लाने वाली है। कल उस देवराज की नहीं बल्कि मेरी बेटी बनेगी यहाँ की रानी, मेरी बेटी जिसे देवराज अपनी मानता है, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इतना बोल वो हंसने लगती है और उस रात को याद करने लगती है जब उसने देवराज के साथ रात बिताने का सोचा था, लेकिन कर नहीं पाई। फ्लैशबैक। देवराज बेड पर लेटा हुआ था। काव्या उसे ऐसे देख मुस्कुरा दी। देवराज आधे होश में था और आधे नहीं। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। काव्या उसके करीब जाने लगी, लेकिन तभी उसका मन खराब होने लगा। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम में चली गई और उल्टी करने लगी। 15 मिनट उल्टी करने के बाद काव्या ने खुद से कहा, फालतू में बाहर का खाना खा लिया और अब फूड पॉइजनिंग हो गई। थोड़ी देर बाद मुंह धोने के बाद वो बाहर आई। वो देवराज की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी उसका फोन बज पड़ा। ये देख उसने गुस्से से कहा, कोई चैन से जीने क्यों नहीं देता। उसने फोन उठाया और देखा कि उसकी डॉक्टर का कॉल है। उसने बताया और अनमने ढंग से कहा, हाँ बोलो तन्वी। तन्वी ने कहा, काव्या तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही काव्या को झटका लग गया। वो बोली, क्या बोल रही हो तुम तन्वी। तन्वी ने कहा, हाँ काव्या मैं सच कह रही हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 1 महीने से। काव्या ने फोन काट दिया। उसे याद आया कि उसके 1 महीना निकल गया, लेकिन उसकी डेट नहीं आई। ये याद आते ही वो सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं। तभी उसकी नजर देवराज पर पड़ी। उसे देख वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। वो उठी, उसने देवराज के साथ अश्लील फोटोज खींच ली और बगल में लेट गई। अगले दिन देवराज वहां से चला गया। आगे जो हुआ वो सब आप जानते ही हैं। जयश्री के जाने के बाद काव्या से कोई ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन 7वें महीने के एंड में काव्या की डिलीवरी हो गई, क्योंकि काव्या का बीपी लेवल स्टेबल नहीं हो रहा था, जिस कारण डॉक्टर को मजबूरन डिलीवरी करनी पड़ी। जूलिया के बचने के चांस 1% ही थे, लेकिन फिर भी वो बच गई और उसी वक्त शिमला में जयश्री की डिलीवरी हुई थी। सब कुछ याद करके काव्या ने खुद से कहा, ये परिवार कितना बड़ा पागल है, किसी और की बेटी को अपनी बेटी बना लिया। इतना बोल वो हंसती और सो गई। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था, लेकिन इस दिन की शुरुआत 3 लोगों के लिए अच्छी नहीं हुई। जयश्री चाहती थी कि वो आद्रिका को सुबह सुबह ही भेज दे, क्योंकि काव्या और उसका प्लान यही था, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी होने के कारण आद्रिका महल के बाहर क्या अपने कमरे के भी बाहर नहीं जा सकी। जयश्री अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। तभी कमरे में देवराज आ गया। देवराज को देख एक पल के लिए जयश्री घबरा गई, लेकिन फिर उसने भावों को छुपा लिया। देवराज ने सीधा कहा, आपका भाई और माँ जी सही सलामत वापस अपने शहर इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। मेरे आदमी उनकी निगरानी के लिए वहां है। देवराज की बात सुनकर जयश्री चौंक उठी। देवराज ने आगे कहा, और पूरे गांव में हमारे आदमी तैनात हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जयश्री और ज्यादा चौंक गई। देवराज ने फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, श्री एक बार बताया तो होता, क्या हम आपकी मदद नहीं करते। आप ये देखकर हमसे दूर नहीं गई कि हमने काव्या के साथ रात बिताई। ये देखकर गई थी कि आपको एक रानी होने का फर्ज निभाना है। लेकिन एक बात बताइए श्री, क्या आपने पूरी तरह से रानी का फर्ज निभाया। अगर यहाँ की बागडोर हमने काव्या के हाथों में दे दी तो वो क्या करेगी। ये आप जानती भी हैं। अभी बात सिर्फ गांव की थी जिसे हमने बचा लिया, लेकिन फिर बात पूरे राज्य की आती। इसका दोषी कौन होता, काव्या नहीं बल्कि आप। सभी आपको गलत समझते। जयश्री ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। देवराज ने कहा, खैर आप आद्रिका की मंगनी रोकने का सोचे भी मत, क्योंकि रानी तो यहाँ की वही बनेगी। ये सुनकर जयश्री ने सिर उठाकर कहा, ये बात आप महाराज बनकर कह रहे हैं या बाप। देवराज उसे असमंजस में देखने लगा। जयश्री ने उसके भावों को समझते हुए कहा, अगर महाराज बनकर कर रहे हैं तो शायद आप ना समझ पाए, लेकिन अगर बाप बनकर कर रहे हैं तो शायद समझ पाएंगे। आदि इस शादी से खुश नहीं है, प्लीज ये मंगनी रोक दीजिए। मैं अपनी बेटी को नाखुश नहीं देख पाऊंगी। उसकी बात सुन देवराज बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जयश्री वहीं सोफे पर बैठ गई। शाम 4 बजे। आद्रिका का कमरा। आद्रिका को रेडी करने के लिए बाहर से पार्लर की लड़कियां आई थीं। आद्रिका भावहीन चेहरे के साथ बैठी हुई थी। उसे काफी बेचैनी हो रही थी और दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देवराज भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने देखा कि फोन उसके आदमी विनय का है, जो कि अर्णव पर नजर रखे हुए था। देवराज ने फोन झट से उठा लिया तो सामने से विनय की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। प्रणाम महाराज। उसकी ऐसी आवाज सुनकर देवराज घबरा गया। उसने कहा, क्या हुआ विनय, सब ठीक तो है। विनय ने कहा, महाराज हमें माफ करिएगा, हम आपके आदेश का पालन नहीं कर पाए, वो छोरा भाग गया। ये सुनते ही देवराज के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने फोन काट दिया और अजय को फोन लगा दिया। अजय ने भी झट से फोन उठा लिया। देवराज ने कहा, तैयार रहो। देवराज फोन काट देता है। देवराज मन ही मन बोला, स्वागतम। 2 घंटों बाद महल में गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। देवराज और जयश्री सभी का स्वागत कर रहे थे। वही काव्या गुस्से से आग बबूला हुई पड़ी थी। कुछ ही देर में वहाँ अंश और उसका परिवार आ गया। अंश ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्राउन पैंट पहनी हुई थी, काफी हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर में आद्रिका भी आ गई। आद्रिका ने गोल्डन कलर का हैवी लहंगा पहना था, वो भी हैवी ज्वेलरी के साथ। सभी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आज आद्रिका चांद से उतरी अप्सरा ही लग रही थी, लेकिन फिर भी एक कमी थी, और वो थी उसकी मुस्कान। उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। आद्रिका को अंश के बगल में खड़ा कर दिया गया। पंडित जी ने कहा, महाराज मुहूर्त हो चुका है। देवराज ने जयश्री से कुछ इशारा किया। जयश्री मंदिर में चली गई। उसने सामने महादेव की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहा, सब आपके भरोसे है शिव जी। फिर वो वहां से अंगूठियों की थाल उठाती है और हॉल की तरफ बढ़ जाती है। हॉल में आकर वो जैसे ही अंगूठियों का थाल वहां खड़ी साधना को देती है, काव्या आगे बढ़कर नीचे से थाल उछाल देती है। धड़ाम की आवाज के साथ थाल नीचे गिर जाती है और अंगूठियां भी। सभी हैरानी से काव्या को देख रहे होते हैं। काव्या ने गुस्से से चीख कर कहा, ये मंगनी नहीं हो सकती।
देवराज, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पहले मेरा इस्तेमाल किया, फिर मेरी बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में मान गए। लेकिन अब रानी की गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ आंचल का है। अरे जयश्री तो आज तक यहाँ नहीं रही और ना ही उसकी बेटी। आद्रिका को क्या पता होगा यहाँ के नियम, यहाँ के कानून के बारे में। आद्रिका से अच्छी रानी मेरी बेटी साबित होगी। तभी देवराज ने कहा, लेकिन काव्या, वो तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। काव्या ने फिर चिल्लाकर कहा, महाराज मुकरिए नहीं, हमारे पास सबूत हैं उस रात के। देवराज ने फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, और मेरे पास ये डीएनए रिपोर्ट। ये सुनते ही काव्या सक पका गई, उसकी बोलती बंद हो गई। उसे ऐसे देख देवराज ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ काव्या, बोलती क्यों बंद हो गई? फिर वहां खड़े लोगों से, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं यहाँ एक कन्फेशन करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि काव्या मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी तन से भी मन से भी जयश्री है, और आंचल बायोलॉजिकली मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बेटी से कम भी नहीं है। सभी देवराज की बात सुन सारा मामला समझ गए, और वहीं आंचल ये सब सुनकर सुन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असल में सच क्या है। उसे आज अपने आप से घिन आ रही थी कि वो किसी और की नाजायज औलाद है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। उसने सोचा नहीं था कि उसकी माँ इतनी बड़ी लालची औरत होगी। तभी देवराज ने काव्या के गाल पर एक तमाचा झड़ दिया। काव्या सुन्न रह गई। देवराज ने कहा, मैं औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे किसी औरत की होनी चाहिए। पहला थप्पड़ मेरे साथ इतना घटिया खेल खेलने के लिए, और फिर उसने एक दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। देवराज ने कहा, दूसरा थप्पड़ मेरे परिवार को बिखेरने के लिए। फिर एक और थप्पड़ जड़ दिया। देवराज ने कहा, तीसरा थप्पड़ मेरी पत्नी को बेबस करने के लिए। देवराज ने चौथा थप्पड़ जड़ते हुए कहा, आखिरी और चौथा थप्पड़ मेरी बेटी आंचल को गलत राह पर भेजने के लिए। फिर देवराज ने अपने किसी आदमी को कुछ इशारा किया तो एक आदमी काव्या को वहां से उठाकर ले गया। देवराज फिर आंचल के पास गया। उसने आंचल का सिर सहलाकर कहा, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आद्रिका है मेरे लिए, वैसे ही तुम हो। आंचल बिना कुछ कहे देवराज के सीने से लग गई। तभी साधना ने कहा, मंगनी की रस्म शुरू करें? देवराज ने सिर हिला दिया। रस्म शुरू हुई। जैसे ही आद्रिका अंश को अंगूठी पहनाने लगी, उसकी धड़कनें बढ़ गईं, उसके हाथ कांपने लगे, और तभी वहां एक आवाज गूंजी, रुको। ये आवाज आद्रिका के लिए बिल्कुल भी अनजानी नहीं थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। आद्रिका ने मेन गेट की तरफ नजर उठाई तो वहां जख्मी हालत में अर्णव खड़ा था। उसने अंगूठी वहीं छोड़ी और दौड़ कर जाकर अर्णव के सीने से लग जाती है। अर्णव ने भी उसे कसकर बाहों में भींच लिया। सभी अर्णव को देख हैरान थे। देवराज के होठों पर एक लंबी मुस्कान थी। अर्णव ने आद्रिका को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसका माथा चूम लिया। अर्णव ने फिर आद्रिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे किया और देवराज से कहा, लीजिए महाराज, आ गया मैं। अब आपको आद्रिका की शादी मुझसे ही करानी होगी। ये सुनकर देवराज ने कहा, तो रोक कौन रहा है? आद्रिका तो पहले दिन से ही तुम्हारी है। ये सुनकर सभी असमंजस में उसे देखने लगे। देवराज ने हंसकर कहा, इतना आसान नहीं है राजघराने की लड़की से ब्याह करना अर्णव सिंह शेखावत। प्यार किया है तो मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ता है, और मैं भी तो देखना चाहता था किस हद तक जा सकते हो तुम मेरी बेटी को पाने के लिए। आखिरकार बाप हूँ मैं, मेरी खुशी तो उसी में होगी जिसमें मेरी बेटी की खुशी हो। ये सुनकर अर्णव हैरान रह गया। देवराज ने जयश्री से कहा, कोई प्रॉब्लम है आपको महारानी साहब? जयश्री ने नाम में सिर हिला दिया। देवराज ने फिर अर्णव से कहा, देखो भाई, यहाँ के राजा बनने जा रहे हो तो ढंग के कपड़े पहन कर आओ। देवराज अर्णव को एक नौकर के साथ भेज देता है। देवराज फिर आद्रिका को अपने पास बुलाता है। देवराज उसके सर पर हाथ रखकर बोला, अब तो खुश है ना? आद्रिका बिना कुछ बोले देवराज के सीने से लग जाती है और कहती है, शुक्रिया पापा। पापा सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे सीने से लगते देख उसके दिल को ठंडक मिल जाती है। फिर वो आद्रिका को खुद से दूर करता है और आंचल के पास जाकर उससे बोला, आंचल, अंश से हमने आपका रिश्ता पक्का कर दिया है। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत है? आंचल एक नजर खुश होती हुई आद्रिका पर डालती है और फिर बोलती है, जैसा आप चाहें बाबा। ये सुनकर देवराज खुश हो गया। फिर कुछ ही देर में अर्णव आ गया। पहले आद्रिका अर्णव की मंगनी हुई और फिर आंचल और अंश की। सभी खुश हो जाते हैं। आद्रिका को अर्णव मिल जाता है और अर्णव को आद्रिका। आंचल ने भी सिर्फ इसलिए अंश के लिए हाँ कहा क्योंकि अब वो अपनी माँ की तरह किन्हीं दो लोगों के बीच नहीं आना चाहती थी। अब सब खुश थे। समाप्त।